आज हम लोग सेकेंड नंबर शुरू करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पिछले वाले क्लास में हमने पहला वाला यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का जो पहला वाला हमारा लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हमने पढ़ लिया था। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसका सेकेंड लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए जानते हैं इसमें क्या नया है, देखा जाए क्या नया सीखने को मिल सकता है। लिखा हुआ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। पहला कहा गया यहाँ पे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं, ये थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। इसमें एक बहुत ही सुंदर सा वर्ड है डिफिनिट। डिफिनिट का मतलब क्या होता है, फिक्स, है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर बाद आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप यह जान लीजिए कि इसका ये दूसरा नाम है। ठीक है, क्यों कहते हैं मालूम चलेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस was given by Joseph L. Proust in 1779। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को किसने बताया, जोसेफ एल प्रॉस्ट ने, वो भी कब, 1779 में बताया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने बताया था, बताइए, लवोइजर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है। ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से। कह रहा है in a compound the elements are always present in a definite proportion by mass। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। in a compound the elements are always present in a definite proportion by mass। इस स्टेटमेंट में ना दो इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उन दोनों को पहले बता दे रहे हैं। पहला है आपका कंपाउंड और दूसरा है एलिमेंट, है ना। पहले आप समझिए एलिमेंट को, उसके बाद समझ में आएगा आपको कंपाउंड। ठीक है, सुनिए ध्यान से। चलिए इस चीज़ को ना हम पिछले वाले क्लास से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि एटम क्या होता है ना। ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। एटम क्या है, बेसिकली एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा सा पार्टिकल है, जिसको कि अभी हम लोग क्या जानते हैं कि उसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता है ना। और हमने ये भी कहा था कि जब बहुत सारे एटम को हम लोग आपस में मिला देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, तो हमारा मॉलिक्यूल बन जाता है ना। उसी प्रकार से हमारा क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट बेसिकली हमारा यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एटम के द्वारा ही बन के हमारा, यानी कि एटम बहुत सारे जब आपस में मिलते हैं तो हमारा बनता है एलिमेंट। एग्जाम्पल देंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों है ना, लेकिन है तो एलिमेंट ही। मेटलॉइड भी है, सही बात, नोबल गैस भी है, सही बात है ना, लेकिन है तो मेटल ही। तो एलिमेंट ही तो है। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाए एलिमेंट, आपको समझना क्या है। एलिमेंट मतलब बहुत सारे एटम को मिला के बना होगा मॉलिक्यूल, और बहुत सारे मॉलिक्यूल को मिला के बन गया होगा हमारा एलिमेंट, यही समझना है आपको। ठीक है, तो एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, तो हम पहले ही समझा दिए थे। अब ये समझ लीजिए कि बहुत सारे एटम को मिलाइएगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, और बहुत सारे मॉलिक्यूल को आपस में मिला दीजिएगा, ग्रुपिंग कर दीजिएगा, तो बन जाएगा आपका अलग अलग प्रकार का एलिमेंट। एग्जाम्पल पूछ ले एलिमेंट का, बहुत सारा हमारे पास है। आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सोडियम, पोटासियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, हमारा एलिमेंट ही तो है कि नहीं। तो ये होता है हमारा एलिमेंट। अब कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को हम लोग आपस में कंबाइन कर देते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं, तो जो रिजल्ट हमारे सामने आता है उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने मिलाया, क्या बन गया, वाटर बन गया। तो वाटर अपने आप में एक एग्जाम्पल है किसका, कंपाउंड का। तो बेसिकली ना बच्चों को सबसे ज़्यादा चार चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, चार चीज़ में खास करके इस चैप्टर में। उस चारों चीज़ को हम पहले ही आपको क्लियर करवा देना चाहते हैं। और यदि आपके पास नोटबुक और पेन है तो आप कहीं पे इसको लिख लीजिए। ठीक है, हमने इसको
नोट्स में नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ही बेसिक सा चीज़ है और बेसिक से चीज़ को ही बच्चे भूल जाते हैं, है ना। तो 4 चीज़ था, पहला एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड। तो दोबारा हम अगर बता दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको दोबारा एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। एटम क्या है? मैटर के सबसे छोटे पार्ट को हम लोग कहते हैं एटम। मैटर के सबसे छोटे पार्ट जिसको कि और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता है, हम लोग तो यही जानते हैं, लेकिन बाद में आपको और पता चलेगा कि एटम को भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, वो हम लोग बाद में इसका बात कर लेंगे उसका। एटम को भी ब्रेक किया जा सकता है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप ये मान के चलिए कि मैटर का सबसे छोटा सा पार्टिकल जिसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज एटम, सिंपल सी बात, ठीक है। और बहुत सारे एटम को, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम को आपस में आप मिला दीजिएगा तो आपका बन जाएगा मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात है ना। और 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल को आपस में आप कंबाइन कर दीजिएगा तो आपका बन जाएगा एलिमेंट। एलिमेंट का एग्जांपल आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे आप? बहुत सारा हमने बताया आपको तुरंत, आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब क्या है? हमारा एलिमेंट का ही एग्जाम्पल है। और 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में मिला दीजिएगा तो आपका बनेगा कंपाउंड। कंपाउंड का एग्जाम्पल बहुत सारा आपके पास है। वाटर, वाटर में हमारा 2 एलिमेंट है, कौन कौन सा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला, सॉरी वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। यहाँ पे 2 क्या है वो भी हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि आपको इस चैप्टर में सबसे बेहतरीन चीज़ क्या मिलेगा? फॉर्मूला लिखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे वाटर के फॉर्मूला में H2O में ये 2 क्या है अभी आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि वाटर जो है हमारा 2 एलिमेंट से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या हम कह सकते हैं कि वाटर अपने आप में एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है? बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं जो आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2। वो 2 क्या है बाद में बात करेंगे उसके लिए, लेकिन यहाँ पे C और O है। C है यहाँ पे कार्बन के लिए और O है हमारा ऑक्सीजन के लिए। तो क्या ये भी 2 एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा अपने आप में एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। अब कंपाउंड में कोई डाउट नहीं होगा, एलिमेंट में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब आते हैं दोबारा हम लोग अपने टॉपिक पे। लिखा हुआ था कि इन अ कंपाउंड, कंपाउंड कोई भी हो सकता है। अब आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि अच्छा सर ने वर्ड इस्तेमाल किया कंपाउंड, इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिले होंगे और कोई एक सिंगल सा चीज़ बन गया होगा, है ना। तो इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। एक कंपाउंड में जो एलिमेंट हमारा प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एलिमेंट से ही तो कंपाउंड बनेगा, है ना। तो एक कंपाउंड में जो हमारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे वो डिफिनिट प्रपोर्शन में रहेंगे। डिफिनिट प्रपोर्शन का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। डिफिनिट प्रपोर्शन का मतलब ये हो गया कि वो बिल्कुल फिक्स होगा। एग्जाम्पल लेंगे आपको अभी और समझ में आएगा, है ना। एग्जाम्पल लेंगे और समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अ कंपाउंड सच एज वाटर। एक कंपाउंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग जिसका नाम है वाटर, उसका फॉर्मूला होता है H2O। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर। मतलब ये हो गया कि यदि आपको वाटर का एक कंपाउंड बनाना है, वाटर का एक कंपाउंड यदि आपको बनाना है तो उसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 1:8। और ये जो रेशियो है 1:8 ये डिफिनिट है, मतलब कि हमेशा फिक्स रहेगा। चाहे आप वाटर का एक कंपाउंड भारत में बनाएं, चाहे आप वाटर का एक कंपाउंड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप कहीं पे बनाएं, यदि आप वाटर का एक कंपाउंड बना रहे हैं तो उसमें आपको हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना चाहिए? 1:8 चाहिए। इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिफिनिट प्रपोर्शन, हमेशा यह फिक्स रहेगा। तो याद कीजिए कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को क्या कहा गया था? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन भी कहा गया था। हमने कहा था थोड़ी देर बाद बताएंगे, क्या अब आपको मालूम चल गया कि क्यों कहा गया डिफिनिट प्रपोर्शन? क्योंकि इसमें जो हमारे एलिमेंट होते हैं ना वो डिफिनिट मात्रा में होते हैं, मतलब कि बिल्कुल वो फिक्स होता है, वो घट बढ़ नहीं सकता है। कोई डाउट इसमें? अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ लिखा हुआ था कि हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 वॉट एवर दिस सोर्स ऑफ वाटर। मतलब कि वाटर का कोई भी सोर्स हो,
चाहे आप वो वाटर पहाड़ों से निकल के आ रहा हो, या फिर वो वाटर आपका नल का पानी हो, या फिर वो वाटर आपका तालाब का हो, झरने का हो, वाटर का सोर्स कुछ भी हो, यदि आपको वाटर का एक कंपाउंड चाहिए तो उसमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 1:8 रखना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारा वाटर का एक कंपाउंड बनेगा। इसको और गहराई से हम लोग समझते हैं कि सर यहाँ पे 1 क्या है, 8 क्या है ना, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये ना बेसिकली मास है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन में ही था, इन अ कंपाउंड दी एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। बाय मास का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 1:8 जो है ये 1 ग्राम दर्शा रहा है और ये 8 ग्राम दर्शा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको मिलेगा, इट मीन्स दैट इन अ कंपाउंड ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज प्रेजेंट। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपके पास वाटर का एक कंपाउंड है यानी कि H2O, तो उसमें जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। इसीलिए कहा गया है उसको बाई मास, डिफिनिट प्रोपोर्शन बाई मास। कोई डाउट इसमें? तो ये बेसिकली यहाँ पे 1:8 जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, 1 ग्राम और 8 ग्राम यहाँ पे दर्शा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ना, हालांकि चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हम बात कर ही लेते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द मास ऑफ अ कंपाउंड ऑफ वाटर इज 9 ग्राम। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ना कि वाटर के एक कंपाउंड का जो मास होता है वो कितना होता है, 9 ग्राम होता है। और वो 9 ग्राम भारत में भी होगा, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, या कहीं पे घटता या फिर बढ़ता नहीं है। इसीलिए तो इसको डिफरेंट प्रोपोर्शन कहा गया है ना। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको बेसिकली क्या समझा रहा है, ये समझा रहा है कि एक कंपाउंड में जो भी एलिमेंट हमारे प्रेजेंट होते हैं वो बिल्कुल डिफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं, वो भी बाय मास, वो घटता या फिर बढ़ता नहीं है। इसीलिए इस लॉ का जो नाम है डिफिनिट प्रोपोर्शन भी कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, सिमिलरली इन अ कंपाउंड ऑफ अमोनिया। अमोनिया में ना, अमोनिया क्या एक कंपाउंड है, अमोनिया में आपको 2 एलिमेंट देखने को मिलेंगे, पहला नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, और ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 बाई मास। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि अमोनिया एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि हमारा 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, पहला है आपका नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। किस रेशियो में है, 14:3। इसका मतलब ये भी हो गया कि नाइट्रोजन 14 ग्राम है और हाइड्रोजन 3 ग्राम है। तो बताओ अमोनिया का एक कंपाउंड का मास कितना हुआ, 17 ग्राम। सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज़ हमको बताता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन। अब इसमें कोई समस्या, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन में ना बेसिकली लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन में एक आदमी हमारे सामने आते हैं, बहुत ही बुद्धिमान आदमी, जिसका नाम है जॉन डाल्टन। इसको बेसिकली आपके बुक में मिलेगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलो अगले वाले क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना, कि आखिर हमारा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन क्या कहता है या फिर कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है, बात समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे ना डाल्टन का क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने क्या थ्योरी दिया था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन अगले वाले क्लास में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।